दोस्तों, क्या भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें अब रुकने वाली नहीं हैं? क्या अगले 5 साल में घर खरीदना और मुश्किल हो जाएगा? क्या मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में एक नया रियल एस्टेट बूम शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप आज प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं तो क्या कल आपको वही घर दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ेगा? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने युद्ध देखा, महंगाई देखी, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव देखा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को स्ट्रगल करते देखा। लेकिन इसी दौरान भारत का रियल एस्टेट सेक्टर चुपचाप एक नई कहानी लिख रहा था। अब देश के बड़े रियल एस्टेट उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी दावा कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर 15 से 17% की सालाना दर से बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये केवल बिल्डरों की कमाई की कहानी नहीं होगी, बल्कि करोड़ों इन्वेस्टर्स, घर खरीदारों और भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाली कहानी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर उन्हें इतना भरोसा क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ उम्मीद है या आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की तस्वीर देखिए। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% की जीडीपी की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत परफॉर्मेंस में से एक माना गया। ये बढ़ोतरी खास इसलिए भी थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इलाकों ने इसमें इंपॉर्टेंट योगदान दिया। अब रियल एस्टेट की बात करें तो हीरानंदानी का कहना है कि किसी भी देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनता है तो रियल एस्टेट की ग्रोथ अक्सर जीडीपी से भी तेज हो जाती है। भारत में आज यही हो रहा है। नेशनल हाईवे का एक्सपेंशन, नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क, एयरपोर्ट, फ्रंट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के कई हिस्सों का भूगोल बदल रहे हैं। पहले जो इलाके शहर से दूर माने जाते थे, अब वो मुख्य आर्थिक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक और बड़ा ट्रिगर है अर्बनाइजेशन। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी आवास यानी कि रेजिडेंस की मांग अगले कई सालों तक मजबूत बनी रह सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से नौकरी और बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार इस प्रोसेस को और तेज कर रहा है। अगर मुंबई का इलाके का उदाहरण ले तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विस्तारित मेट्रो नेटवर्क, कोस्टल रोड और नए शहरी विकास केंद्रों ने उन इलाकों को इन्वेस्टर्स की नज़र में ला दिया जिन्हें कुछ साल पहले तक लोग गंभीरता से नहीं देखते थे। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब मुंबई 3.0, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों को अगले दशक के बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, होटल, कोलिविंग, स्टूडेंट हाउसिंग और डेटा सेंटर जैसे नए सेगमेंट तेजी से उभर रहे। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा डेटा सेंटर की हो रही है। क्यों? क्योंकि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में डेटा नया तेल बन चुका है। दोस्तों, जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेटा सेंटर इंडस्ट्री 2027 तक 1.8 गीगावाट क्षमता तक पहुंच सकता है, जो पिछले सालों की तुलना में लगभग 77% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र 24% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी जेएलएल की रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली 6 माही में भारत का डेटा सेंटर बाजार 48% की सालाना वृद्धि दर्ज कर चुका है और 2027 तक कुल कैपेसिटी 2073 मेगावाट तक पहुंच सकती है। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, ज़मीन पर भी बड़े इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रियल एस्टेट समूह आरएमजेड अगले 5 सालों में डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 35 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी अब रियल एस्टेट सिर्फ फ्लैट और ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। आने वाले समय में डेटा सेंटर, एआई फैक्ट्री, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी भी ज़मीन और रियल एस्टेट की मांग बढ़ाने वाले बड़े कारण बनने वाले हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखिए। पहले लोग सिर्फ घर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते थे। अब रिट्स, रियल एस्टेट कंपनियों के आईपीओ, कमर्शियल प्रॉपर्टी फंड और दूसरे निवेश विकल्प भी मौजूद हैं। यानी इन्वेस्टर अब बिना पूरी संपत्ति खरीदे भी रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में हिस्सेदारी ले सकते हैं। हालांकि बाजार में एक बड़ा बदलाव भी दिखाई दिया। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों ने कुल बिक्री का लगभग 50% हिस्सा हासिल किया, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में 17% की गिरावट दर्ज की गई। यानी बाजार बढ़ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप बदल रहा है।
लोग बड़े, बेहतर और प्रीमियम घरों की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 19% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट में सिर्फ तेजी ही तेजी है? क्या हर शहर और हर सेगमेंट में एक जैसा अवसर है? क्या आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान होगा या मुश्किल? और आखिर क्यों खुद निरंजन हीरानंदानी इस पूरे चमकदार बाजार के बीच एक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसे सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए गंभीर माना जा रहा है? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का वो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा, जहां बात होगी अफोर्डेबल हाउसिंग की, बढ़ती ज़मीन की कीमतों की, सरकारी चार्जेस की और उन चैलेंजेस की जो भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के घर के सपनों को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस पूरी कहानी का ट्विस्ट यही आता है। एक तरफ बिल्डर कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देश के करोड़ों मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों का घर खरीदने का सपना और मुश्किल होता जा रहा है। खुद निरंजन हीरानंदानी ने चेतावनी दी है कि पिछले 2 सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लगभग 20% की गिरावट दर्ज हुई है। सोचिए, जिस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सस्ते घरों की है, वही सबसे तेज़ी से गिरावट उसी सेगमेंट में दिखाई दे रही है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी लगातार घट रही, जबकि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि कई बड़े शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री 2 अंकों में गिरी है, जबकि हाई एंड प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ एनरोक की रिपोर्ट बताती है कि देश के टॉप 7 शहरों में 40 लाख रुपए की कीमत वाले घरों का हिस्सा पिछले कुछ सालों में तेजी से कम हुआ है, जबकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाले घरों का बाजार लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हीरानंदानी के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह ज़मीन की बढ़ती कीमतें। कई शहरों में ज़मीन की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि डेवलपर्स के लिए कम कीमत वाले घर बनाना फाइनेंशियली मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, डेवलपमेंट चार्ज, जीएसटी और अलग अलग सरकारी फीस और सेस मिलाकर कई जगहों पर एक फ्लैट की कुल कीमत का 40 से 50% हिस्सा सीधे सरकार के पास चला जाता है। यानी अगर किसी घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए अलग अलग टैक्स और चार्जेज में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि बिल्डर भी अब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई के जरिए करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचाने का दावा किया। सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार शहरी पीएमएवाई के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और घरों की मांग के मुकाबले अभी भी काफ़ी काम किया जाना बाकी। हीरानंदानी का कहना है कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि भारत को स्किलिंग, एनर्जी डिपेंडेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप पर भी तेजी से काम करना होगा। उन्होंने दावा किया कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस समय लगभग 20 लाख स्किल्ड लेबर की कमी है और आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है। अगर देश में स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो एक तरफ बेरोजगारी रहेगी और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को कामगार नहीं मिलेंगे। इसी वजह से वो जर्मनी और जापान जैसे देशों की तर्ज पर बड़े स्तर पर स्किलिंग मॉडल अपनाने की वकालत करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए उनका संदेश साफ है। रियल एस्टेट अब सिर्फ घर खरीदने तक सीमित नहीं। रिट्स, सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियां, कमर्शियल प्रॉपर्टी और डेटा सेंटर जैसे नए ऑप्शंस भी सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि भारत जैसे देश में अपना घर अभी भी सबसे बड़ा सामाजिक और फाइनेंशियल सेफ्टी कवच है। इसलिए आने वाले सालों में असली चैलेंज सिर्फ रियल एस्टेट की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होगा कि देश की विकास यात्रा में आम आदमी का घर खरीदने का सपना पीछे ना छूट जाए। और जो फिलहाल स्थिति बन रही है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका यानी आम आदमी के घर का सपना लगातार तेजी से पीछे छूटता जा रहा है। रिपोर्ट्स और निरंजन हीरानंदानी के ये अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप भी जानते हैं। फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति क्या बनी हुई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का पहाड़ लगातार बढ़ रहा है, यानी कि मांग जो है वो धीमी पड़ रही है और लगातार मेट्रो सिटीज़ में स्थिति बन भी रही है। तो आखिरकार सच में आने वाला समय रियल एस्टेट की ग्रोथ का एक नया माइलस्टोन बनेगा या फिर ये बबल जल्द फटने वाला है? आप क्या मानते हैं? कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही मिलती है आपको स्पष्ट, सटीक और बेबाक तरीके से रियल एस्टेट की कहानियाँ। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए था। यहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जब भी और जहाँ इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।